नमस्कार, उत्तराखंड एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नीलू और इस वक्त देहरादून से एक बड़ी खबर आ रही है कि दिल्ली से दून लौटेंगे कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष। कांग्रेस के प्रदर्शन में होंगे शामिल हरीश रावत, प्रीतम सिंह। दिल्ली में राष्ट्रीय नेताओं से इस दौरान मुलाकात कर सकते हैं। तो बड़ी खबर आ रही है, दिल्ली से दून लौटेंगे कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष। कांग्रेस के प्रदर्शन में आज शामिल होने वाले हैं हरीश रावत, प्रीतम सिंह। दिल्ली में राष्ट्रीय नेताओं से मुलाकात कर सकते हैं। तो प्रदेश अध्यक्ष की तो वापसी होगी, लेकिन हरीश रावत और प्रीतम सिंह दिल्ली में ही रहेंगे और दिल्ली में इस दौरान वो राष्ट्रीय नेताओं से मुलाकात कर सकते हैं। तो खबर यही आ रही है कि जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो दिल्ली से दून लौटेंगे। कल वो दिल्ली में थे और इस दौरान आलाकमान से मुलाकात की बात हो रही थी, लेकिन अब ये बताया जा रहा है कि अब दिल्ली से देहरादून कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष लौटेंगे और क्योंकि आज कांग्रेस का प्रदर्शन भी होने वाला है, इसको लेकर वो वहां पर शामिल होंगे। लेकिन हरीश रावत, प्रीतम सिंह दिल्ली में राष्ट्रीय नेताओं से मुलाकात कर सकते हैं। पार्टी में इस वक्त सब कुछ सही नहीं चल रहा है और यही वजह है कि पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हो या बड़े नेता हो, सभी दिल्ली की तरफ है। आलाकमान से उनकी बातचीत होगी और जो अंतरकलह है उसको दूर करने की कोशिश होगी। इसी पर बातचीत करने के लिए सुनील नवप्रभात इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुनील, खबर ये मिल रही है कि प्रदेश अध्यक्ष दिल्ली से वापस देहरादून आ रहे हैं। वजह इसके पीछे क्या है? लेकिन कुछ नेता जैसे हरीश रावत हैं और बाकी नेता भी हैं, प्रीतम सिंह हैं, वो अभी दिल्ली में ही रहने वाले हैं। तो क्या इस दौरान हाईकमान से भी मुलाकात होगी क्या? देखिए नीलू, चाहे गणेश गोदयाल हों, प्रीतम सिंह हों या फिर हरीश रावत, ये लोग कल ही दिल्ली पहुंच गए थे और जो जानकारी है कि कल भी दिल्ली में कांग्रेस के कई आला नेताओं से बातचीत हुई और आज ये सभी लोग वापस आ सकते हैं, खासकर हरीश रावत और गणेश गोदयाल भी। गणेश गोदयाल सुबह 10 बजे कांग्रेस का यहाँ पर एक प्रोटेस्ट का कार्यक्रम है चारधाम यात्रा को लेकर, चारधाम यात्रा शुरू करने को लेकर उसमें शिरकत करेंगे और माना जा रहा है कि हरीश रावत भी उसके तत्काल बाद देहरादून पहुँच सकते हैं। लेकिन कांग्रेस में जिस तरह से एक उहापोह की स्थिति है, जिस तरह से एक के बाद एक कांग्रेस के नेता बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। आपने देखा कि परोला से जो कांग्रेस के विधायक थे राजकुमार, वो बीजेपी में शामिल हो गए। तो बीजेपी लगातार कांग्रेस में घुसपैठ कर रही है, खासकर जब चुनाव नज़दीक हों। एक मनोबल तोड़ने की कोशिश विपक्ष की जा रही है और इससे जो कांग्रेस के मानना है कि जो उसके कार्यकर्ता हैं, जो पार्टी वर्कर्स हैं, कहीं ना कहीं वो हतोत्साहित होते हैं और इसी बात को लेकर कांग्रेस हाईकमान ने इसका संज्ञान लिया और जो कांग्रेस की यहाँ पर टॉप लीडरशिप है उनको दिल्ली बुलाया और ये माना जा रहा है कि दिल्ली में तमाम पहलुओं पर विचार विमर्श हुआ होगा कि आखिर क्या कारण है कि कांग्रेस से जो उनके लीडर्स हैं वो टूट रहे हैं, बीजेपी घुसपैठ कर रही है। तो ये माना जा सकता है कि कांग्रेस हाईकमान ने कुछ दिशा निर्देश आगे के लिए दिए होंगे कि किस तरह से उनको राज्य में आगे बढ़ना है, खासकर विधानसभा चुनाव के मद्देनजर। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका सुनील हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आलाकमान की तरफ से कुछ ना कुछ नसीहत जरूर दी गई होगी। अब देखना होगा कि बड़े नेता एक बार फिर से वापस आ रहे हैं तो इसको लेकर अब कांग्रेस में अंदर खाने जो हलचल मची हुई है उसको कैसे खत्म किया जाए। और कांग्रेस नेता किशोर उपाध्याय भी दिल्ली में है और किशोर ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से मिलने के लिए समय मांगा है। न्यूज 18 से बातचीत में किशोर उपाध्याय ने बताया कि कांग्रेस परिवार में है और परिवार में नाराजगी भी होनी चाहिए। यही नहीं, किशोर ने कहा कि उनके साथ 17 बार नाइंसाफी हुई, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो पार्टी को छोड़ देंगे। लगता है कि मेरे साथ 17 बार अन्याय हुआ तो इसका मतलब ये थोड़ी कि हम कहीं इधर उधर चले जाएंगे। तो मुझे लगता है कि पता नहीं क्यों जो है, ये एक अच्छी बात भी है, अगर किशोर उपाध्याय फूंक भी मारता है तो वो तूफान बन जाता है। बैठक अगर बुलाई है, लेकिन वो बैठकों के बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है। मैं अपने व्यक्तिगत काम से आया हूँ और ये कोई इंसिडेंस है जो मैं दिल्ली में हूँ और उन्होंने बैठक अगर बुलाई है, मुझे बैठकों का भी पता नहीं। सोनिया गांधी जी से भी मुलाकात होगी क्या आपकी? नहीं, मैंने समय मांगा हुआ है, अगर उनके पास समय होगा तो मैं मिलूंगा उनसे। बहुत दिनों समय नहीं मिला है। नहीं, मैंने आज ही कहा है, अगर होगा तो जो है मैं मिलूंगा। वो हमारी संरक्षिका हैं। नाराजगी है कुछ? देखिए, परिवार में नाराजगी और खुशी और ये सब चलता रहता है, उसको इस रूप में लेना चाहिए। नाराजगी में क्या है? नाराज होना, परिवार के सदस्य को अगर लगता है तो नाराज भी रहना चाहिए और परिवार फिर खुश भी कर लेता है, तो इस रूप में उसको लेना चाहिए। और सीएम का आज कार्यक्रम है। आज ऋषिकेश दौरे पर सीएम धामी होने रहने वाले हैं। कर्णप्रयाग रेल ट्रैक का आज काम देखने वाले हैं। रेल विकास निगम ऑफिस में भी प्रेजेंटेशन देखने वाले हैं।
प्रोजेक्ट का निरीक्षण भी इस दौरान सीएम करेंगे। सुबह 10:15 बजे ऋषिकेश पहुंचेंगे सीएम। तो रेल प्रोजेक्ट का प्रेजेंटेशन देखने वाले हैं, किस तरह से कामकाज वहां पर चल रहा है। रेल ट्रैक का काम देखेंगे, विकास निगम ऑफिस में इसका प्रेजेंटेशन होगा और प्रोजेक्ट का निरीक्षण भी सीएम धामी करने वाले हैं। सुबह 10:15 बजे ऋषिकेश पहुंचेंगे सीएम धामी। और आज ऋषिकेश दौरे पर सीएम धामी हैं। कर्णप्रयाग रेलवे ट्रैक के काम का करेंगे निरीक्षण और यहां पर प्रेजेंटेशन भी देखेंगे। वहीं कांग्रेस 18 तो ऋषिकेश में होने वाले हैं यार रेल ट्रैक का। तो कांग्रेस 18 सितंबर को अपनी परिवर्तन यात्रा का दूसरा चरण हरिद्वार से ही शुरू करने जा रही है। तो 18 सितंबर को ही बीजेपी भी अपनी जन आशीर्वाद रैली के अगले चरण का हरिद्वार से आगाज करने वाली है। 18 सितंबर को हरिद्वार तो 20 सितंबर को देहरादून में बीजेपी आशीर्वाद रैली निकालेगी। इसके बाद 26 और 27 सितंबर को हरिद्वार में ही बीजेपी महिला मोर्चा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की मीटिंग भी रखी गई है। अगले कार्यक्रम हमारे एक हरिद्वार जिले में है, दूसरा देहरादून जिले में है। ये कार्यक्रम हमारे 18-20 के बीच में होंगे। इस बीच में हमारे जो चुनाव प्रभारी है उनका दौरा तय हो गया है, 16-17 में वो भी रहने वाला है। इससे अलग महिला मोर्चे की राष्ट्रीय कार्यकारिणी इस बार उत्तराखंड में हो रही है। और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में सीएम कैंप ऑफिस में सैन्य धाम को लेकर हाई लेवल कमेटी की एक बैठक हुई। मुख्यमंत्री ने कहा कि सैन्य धाम के निर्माण के लिए चरणबद्ध कार्य योजना बनाई जाए। सैन्य धाम भव्य और दिव्य बनाया जाएगा। इसके लिए अन्य राज्यों में होने वाले शहीद स्मारकों का भ्रमण भी किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने शहीद सम्मान यात्रा के आयोजन के लिए भी सभी तैयारियां जल्द पूरी करने के निर्देश दिए हैं। शहीद सम्मान यात्रा की शुरुआत अक्टूबर 2021 के फर्स्ट वीक्स में प्रस्तावित है। और सीएम पुष्कर धामी ने बिजली विभाग की रिव्यू मीटिंग की और 15 से 30 सितंबर तक बिजली के बिलों को लेकर विशेष अभियान चलाने के निर्देश दिए। बढ़े हुए बिजली बिल आने की हजारों शिकायतें बिजली विभाग के पास आ रही हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि ऐसी शिकायतों को प्रायोरिटी पर निपटाया जाए और 30 सितंबर तक सारे मामले सुलझा लिए जाए। वहीं सीएम ने डिपार्टमेंटल कर्मचारी और अधिकारियों के लिए परफॉर्मेंस बेस्ड ऑडिट कराने के निर्देश भी दिए हैं। सीएम का कहना है कि डिपार्टमेंट में काम करने के तौर तरीके बदलने की जरूरत है। और बीजेपी में पुरोला विधायक राजकुमार को अपनी पार्टी में जोड़ा है और अन्य जगह भी कोशिश कर रही है, लेकिन पार्टी की इस कोशिश ने उसके अपने ही नेताओं की नींद भी उड़ा दी है। राजकुमार के आने के बाद पुरोला विधानसभा सीट पर पार्टी नेताओं में बेचैनी बढ़ गई है। पुरोला से टिकट के दावेदार बीजेपी नेता और पूर्व विधायक मालचंद ने राजकुमार का स्वागत तो किया, लेकिन साफ कर दिया कि वो चुनाव लड़ेंगे और पार्टी उनका टिकट काटने के बारे में सोचे भी ना। मालचंद ने कहा कि मैं चुनाव तो हर हाल में लड़ूंगा। मुझे अकेले व्यक्ति को खुशी बहुत ज्यादा है कि हमारा परिवार बढ़ा है, एक सम्मानित विधायक पार्टी में आया है, हमें बड़ी खुशी है। जहाँ तक मानचंद की बात है, चुनाव की बात है, ठीक है, अभी चुनाव 2-3 महीने है, वो पार्टी का जो भी निर्णय होगा सिरोधारी है। हाँ, जब तक व्यक्तिगत बात है कि चुनाव लड़ना तो मालचंद चुनाव लड़ेगा, इतना ही है। इसके लिए थोड़ा सा भी मुझे कहने में कोई परहेज नहीं है और पार्टी मेरे पक्ष में निर्णय लेगी। और उत्तराखंड में सैनिक वोटर्स का एक बड़ा तबका चुनाव में सत्ता की चाबी पाने में बड़ा रोल प्ले करता है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों के पास ही बड़े फौजी चेहरे की कमी है, जबकि आप अजय कोठियाल के भरोसे सैनिक वोटर्स लपकना चाह रही है। अक्टूबर में बीजेपी शहीद सैनिक सम्मान यात्रा निकालने जा रही है, जिसके अंतर्गत बीजेपी नेता हर शहीद सैनिक परिवार के घर जाएंगे। बीजेपी का दावा है कि उन्होंने शहीद सैनिक परिवारों के लिए पेंशन बढ़ाने से लेकर नौकरी में भी आरक्षण में बड़ी छूट दी। इसके अलावा बीजेपी अब नव निर्वाचित गवर्नर गुरमीत सिंह का भी माइलेज लेने की कोशिश में है। वहीं आम आदमी पार्टी अपने फौजी चेहरे रिटायर्ड कर्नल कोठियाल के भरोसे सैनिक वोटर्स पर नजर जमाए हैं। यात्रा को हमने
गढ़वाल में हम चमोली जिले की सवाड़ गांव है जिससे सबसे ज़्यादा लोग शहीद हुए हैं। वैसे उनका कुमाऊं में गंगुलीहाट के पास एक जगह है, वहाँ से हम शुरू करने जा रहे हैं, जिससे लोगों के बीच में एक राष्ट्रभक्ति की, देशभक्ति की भावना भी जागृत होगी। सैनिक को खाली ये बोलने के लिए कि वोट के टाइम पे ये हम अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेंगे, असली चीज़ क्या होनी चाहिए कि खाली सैनिक के साथ ना पॉलिटिक्स नहीं, उसको तो इस्तेमाल करना चाहिए। आज सरकार में किस तरीके से हमारे तरक्की होगी, पीडब्ल्यू डिपार्टमेंट में सैनिक होने चाहिए, परसेंटेज होनी चाहिए उनकी, एजुकेशन में होना चाहिए, हेल्थ में होना चाहिए, डिजास्टर में होना चाहिए। कांग्रेस के पास ऐसा कोई चेहरा नहीं जिसके भरोसे वो 2022 की जंग में सैनिक वोटर्स को लुभा पाए। हालांकि हरीश रावत का कहना है कि हमारे पास सिपाही हैं और बड़े चेहरे की नहीं, हमें जवानों की जरूरत है जो हमारे पास है। हमारे पास सिपाही हैं, हमारे पास हवलदार हैं, हमारे पास सूबेदार हैं, उनके पास जनरल से लड़ाई तो सिपाही लड़ता है। ये बात तो सही है कि सैनिक वोटर्स पार्टियों के लिए खास हैं, लेकिन कैसे इनका वोट बिना बड़े चेहरे के हासिल किया जा सकेगा, ये भी राजनीतिक दलों की टेंशन बढ़ा रहा है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी की रिपोर्ट। और देहरादून में जाम की समस्या से विकराल होती चली जा रही है, लेकिन हालत यह है कि अधिकारियों के पास दिन में इस संकट के लिए टाइम नहीं है। उल्टा अफसर रात में रोड के हालात देखने निकल पड़ते हैं, और वो भी घोड़े पर सवार होकर। देहरादून की सड़कों पर जाम का ये नजारा आमतौर पर हर चौक चौराहों पर दिख रहा है। शहर का व्यस्त चौराहा प्रिंस चौक हो या हरिद्वार बाईपास रोड, लोगों को जाम से दो चार होना ही पड़ रहा है। हालात ये हैं कि 5 मिनट की दूरी तय करने में 25 मिनट गंवाने पड़ रहे हैं। यहाँ पर एक रोड पूरी बंद है आगे वाली, हमें यही दोनों रोडों में से 2 गाड़ियां निकल रही है, जो कि इतनी चौड़ी रोड नहीं है, दोनों गाड़ियां एक रोड से निकल रही है। इसके बाद से कोई पैसेज ही नहीं है। आप सुबह से लेके शाम तक का ये हाल देखिए, यही हाल है यहाँ पर। इस चक्कर में बहुत यहाँ पर एक्सीडेंट हो रहे हैं। रोज आता हूँ मैं, रोज यहाँ पे आने में कम से कम मुझे प्रिंस चौक से तहसील चौक जाने में आधे घंटे का पूरा वक्त मेरा टाइम बर्बाद होता है। यहाँ पे देखिए खुदाई चल रही है, यहाँ पे देखा ही होगा आपने, यहाँ पे खुदाई चल रही है। ट्रैफिक जाम से आम जनता परेशान है। वहीं अधिकारियों का कहना है कि ऑनलाइन मोड पर व्यवस्था का रोड मैप तैयार हो रहा है और रूल तोड़ने वालों का चालान काटा जा रहा है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ऑनलाइन मोड जाने से हमारी व्यवस्थाएं पहले से ज़्यादा इम्प्रूव हुई हैं, और हमने शहर में जितने भी RLVD और NPR कैमरे लगाए हैं उनसे हम लोगों ने चालान की भी कार्रवाई शुरू की है, और इसमें जो है तकरीबन 42,000 के आसपास चालान जनरेट हो चुके हैं। तो बहुत से लोगों को ये पता भी नहीं होगा कि ऑनलाइन मोड पे भी हम लोग चालान शुरू कर दिया है। 3 दिन पहले जिले के SSP रात को घोड़े पर गश्त के लिए निकले थे और कई शराबियों के चालान भी काटे थे। जिस व्यवस्था को देखने पुलिस प्रशासन के अधिकारी रात में निकलते हैं, अगर उसे दिन में भी देख ले तो काफी हद तक स्थिति पटरी पर लौट सकती है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सतेंद्र बर्तवाल के साथ भारती सकलानी की रिपोर्ट। और हल्द्वानी से बड़ी खबर आ रही है, पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। अल्मोड़ा पुलिस और कुमाऊं SDF की संयुक्त कार्रवाई के दौरान 20,000 का इनामी माओवादी भास्कर पांडे गिरफ्तार कर लिया गया है। भास्कर पांडे साल 2017 से फरार चल रहा था। भास्कर पांडे की गिरफ्तारी का खुलासा करते हुए कुमाऊं DIG नीलेश आनंद भरणे ने बताया कि भास्कर पांडे उत्तराखंड का एक ऐसा आखिरी माओवादी है जिस पर इनाम घोषित है। पांडे पर आरोप है कि वो उत्तराखंड समेत देश के कई राज्यों में माओवादी गतिविधियां संचालित कर रहा था। भास्कर पांडे साल 2017 के विधानसभा चुनाव के दौरान भी नैनीताल की धारी तहसील में चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश की थी, और इस दौरान सरकारी संपत्ति को नुकसान भी उसने पहुंचाया था। माओवादी लिटरेचर, किताबें लिखना और जो है देश के बड़े बड़े माओवादियों से इसके संपर्क रहे हैं। तो इसका जो साथी है खीम सिंह बोरा, वो भी जो है उत्तराखंड UP STF ने इसको पकड़ा है, जेल में है, और ये आखिरी वरिष्ठ माओवादी था। इसको आज उत्तराखंड जो है अल्मोड़ा पुलिस ने और STF ने ज्वाइंट एक्शन में आज पकड़ा है। बड़ी कामयाबी है।
और हल्द्वानी में 2 दिनों से जारी ट्रांसपोर्टर्स की हड़ताल अब खत्म हो गई है। डीआईजी कुमाऊं नीलेश आनंद भरणे ने बातचीत के दौरान बताया कि ट्रांसपोर्टर्स ने हड़ताल वापस लेने का फैसला किया है। बातचीत के बाद डीआईजी ने पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिए कि बेवजह ट्रक वालों के चालान ना काटे जाए। ट्रांसपोर्टर पुलिस के द्वारा बेवजह चालान किए जाने से परेशान थे और 2 दिनों से हड़ताल पर थे। इसके चलते पहाड़ को जरूरी चीजों की सप्लाई रुक गई थी। एक तरफ जो है वो ट्रांसपोर्टर बैठे, दोनों ने आपस में बात कर ली। दोनों ने कहा कि ठीक है भैया, कुछ गलती हमारे से हो रही, कुछ उनसे हो रही। ट्रांसपोर्टर ने कहा ठीक है, हम लोग ओवरलोडिंग और ओवर स्पीडिंग, ड्रंकन ड्राइविंग, मोबाइल फोन, रैश ड्राइविंग नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि ठीक है, हम लोग व्यवहार अच्छा रखेंगे और जितना प्रैक्टिकल है, यथार्थ है, जो आवश्यक है, उसी हिसाब से चालान होंगे। और नैनीताल में मां नंदा का दरबार सज गया है। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में प्राण प्रतिष्ठा की पूजा के बाद मां नंदा सुनंदा की मूर्ति को भक्तों के दर्शनों के लिए खोल दिया गया है। सुबह मंदिर में भक्तों का तांता लगा रहा। इस दौरान मां के जयकारों से पूरा मंदिर गूंज उठा। हालांकि इस बार दर्शन करने की छूट भक्तों को दी गई है, लेकिन कोरोना के चलते प्रसाद चढ़ाने पर रोक लगाई गई है। सुनंदा के प्रति हमारी बहुत गहरी आस्था है। हमने बचपन से यहाँ पूजा होते हुए देखी है, तो हमें साल भर इंतज़ार रहता है कि कब नंदाष्टमी हो, कब हम मंदिर में माता के दर्शन करें। और आज मुझे प्राण प्रतिष्ठा करने का सौभाग्य भी प्राप्त हुआ है। मैं सभी भक्तों से निवेदन करूंगा कि माँ सुनंदा के दर्शन करने आए और यहाँ आखिरकार मां नंदा देवी का दरबार सज गया है और ये देख सकते हैं कि पहले दर्शन आप मां नंदा सुनंदा का कर सकते हैं। इस तरह से जो दरबार है वो सजाया गया है। हालांकि इस बार कोविड प्रोटोकॉल के जो नियम हैं उसके तहत आयोजन हो रहा है और इस तरह जो प्रसाद है वो बाहर से लिया जा रहा है। दर्शनों का लाभ हालांकि दिया जा रहा है इस बार, और जो श्रद्धालु हैं वो आ रहे हैं अपना प्रसाद लेके और उस प्रसाद को छुआ के उनको वापस दिया जा रहा है। जिस तरह से पिछले सालों से कोविड का प्रकोप है उसके बाद लगातार इसी तरीके से आयोजन हो रहा है। हालांकि इस बार जो श्रद्धालु हैं उनको मंदिर में दर्शनों का लाभ दिया जा रहा है। उम्मीद करते हैं कि जिस तरह से लोग आ रहे हैं उनको दर्शनों का लाभ मिल रहा है, तो हर जो श्रद्धालु है उसकी कामना यही है कि जब माँ कैलाश को जाएंगी तो जो कोरोना जैसी बीमारी है उसको भी अपने साथ लेके जाए। वीरेंद्र बिष्ट, न्यूज़ 18, नैनीताल। तो इन्हीं तमाम खबरों के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद भी लगातार खबरों का सिलसिला यहाँ जारी है।